हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू आपका प्यारा सा एकेडमी ए स्क्वायर। आज हम लोग एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन। ये रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप में एक वैसा इनऑर्गेनिक का चैप्टर है जिसका एप्लीकेशन आपको मोस्ट ऑफ द फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर में आपको देखने को मिलेगा और उससे आप क्या कर सकते हो, टॉपिक को इजिली आसान कर सकते हो। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है, फिर देखेंगे किस किस चैप्टर में आपको इसका एप्लीकेशन पढ़ना है। जब आप इस रिडॉक्स को देखोगे, इसमें दो वर्ड है। एक तो वर्ड है रिडॉक्स, दूसरा वर्ड क्या है। जब हम लोगों ने इक्विलिब्रियम पढ़ा था तो ऑलरेडी वहां पे रिएक्शन को हम लोग पढ़ चुके हैं। एनी केमिकल चेंज लीड्स टू बी ए क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन। अगर केमिस्ट्री में कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दैट मीन्स उस सब्सटेंस में कोई ना कोई केमिकल चेंजेस हो रहे होंगे। हाँ है ना। अब इस रिडॉक्स को देखोगे तो इसमें दो पार्ट है। एक पार्ट है रेड मतलब रिडक्शन, और दूसरा पार्ट है क्या बेटा, ऑक्स। इसका मतलब हुआ, हाँ है ना। तो एक पार्ट हुआ रिडॉक्स जिसमें दो वर्ड निकले, रेड और एक्स। रेड का मतलब हुआ रिडक्शन, ऑक्स का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और दूसरा क्या है, रिएक्शन। रिएक्शन का मतलब एनी केमिकल चेंज। रिडक्शन का मतलब हो गया अगर कोई केमिकल चेंजेज हो रहा है, अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, उसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, तो उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। बोलो हाँ ना। अब फिर बताती है कि रिडॉक्स रिएक्शन तुम्हें तभी समझ में आएगा जब ये दो वर्ड तुमको, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, समझ में आएगा। तो तुमसे पूछा व्हाट इज ए रिडॉक्स रिएक्शन। तो एनी केमिकल रिएक्शन इन विच साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक प्लेस, देन सच रिएक्शन इज कॉल्ड एज क्या बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन। अब दो वर्ड आ जाती है, ऑक्सीडेशन और क्या बेटा, रिडक्शन। अब इन दोनों को मैं आपको क्लासिफाई कर देता हूँ। कई सारे बुक में कई सारे डिफिनेशन है जिसको हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। पहला वर्ड में लेता हूं इधर ऑक्सीडेशन, और दूसरा वर्ड इधर लेता हूं मैं क्या बेटा, कहते हैं अगर कोई केमिकल रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उसमें कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। मैं इसको अगर डिफाइन करूं तो इसको ये कह सकता हूं, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या बेटा, एटम। अगर कोई केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड हो रहा है तो हम लोग उसको क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन। और अगर किसी केमिकल रिएक्शन में रिमूवल ऑफ, बोलो क्या बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव, ई एन मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या हो सकता है, ये ऑक्सीजन हो सकता है, फ्लोरीन हो सकता है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गए। अब एग्जांपल में देख लो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को कई बार बुक में ऐसे भी दे देता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एटम। एडिशन ऑफ क्या बेटा, अगर किसी एटम में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। एग्जांपल देख लो, जैसे कार्बन है, ये ऑक्सीजन से कंबाइंड करके क्या बना दे रहा है, तो इस कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो हम लोग कह सकते हैं कार्बन का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। बोलो हाँ ना। लेकिन अगर कोई मॉलिक्यूल है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करे तो हम क्या कह सकते हैं, कार्बन का ऑक्सीडेशन हुआ। अगर इसी को मैं रिडक्शन के टर्म्स में बात करूं, ऐसे कह सकता हूं, इसको तुम हीट करो, ये CO प्लस हाफ क्या हो रहा है, तो यहाँ पे दो ऑक्सीजन थे, एक ऑक्सीजन निकल गए, ऑक्सीजन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो चूंकि इस रिएक्शन में रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का मतलब मैं कह सकता हूँ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या बेटा, एटम। ऑक्सीजन एटम का रिमूवल हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, रिडक्शन। ऑक्सीजन एटम ऐड हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन। एक ये भी तरीका है ऑक्सीडेशन रिडक्शन को देखने के लिए। कभी कभी अगर समझो हेलोजन भी ऐड हो रहा होता तो हम क्या कहते, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कभी अगर हेलोजन एटम रिमूव हो रहा है तो क्या बोल सकते हैं, रिडक्शन हो रहा है। जैसे अगर समझो ये फॉस्फोरस है, इसको Cl2 से रिएक्शन करा देता हूँ क्लोरीन से, ये आपको दे दिया आइदर PCl3 या PCl5। अब देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है क्या, क्लोरीन ऐड हो रहा है, क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। बोलो हाँ ना। लेकिन समझो अगर ये PCl5 है, ऑन डिसोसिएशन गिव्स क्या बेटा, PCl3 प्लस PCl2। पांच क्लोरीन के बाद तीन क्लोरीन, दो क्लोरीन रिमूव हो रहे हैं, ये भी क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है, क्या बोलेंगे इसको, रिडक्शन। लेकिन ये दोनों जो डिफिनेशन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो मेथड है, ये ओल्ड डिफिनेशन। इसको मैं अल्टरनेटिव ऐसे भी कह सकता हूं ना,
कि अगर ऑक्सीडेशन होने के लिए किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का क्या होना चाहिए, एडिशन होना चाहिए। बोलो, तो रिडक्शन होने के लिए मैं ये भी कह सकता हूं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम। इलेक्ट्रो, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा, इलेक्ट्रो पॉजिटिव ऐड हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आया? दूसरा इसका अपोजिट कर लो, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऐड हो रहा है तो ऑक्सीडेशन, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव रिमूव हो रहा है तो क्या हो गया, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया, तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट क्या हो गया। बोलो है ना? इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है, ब्रैकेट में जनरली तुम्हारे बुक में हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात की हुई है, अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहे हैं तो क्या कहलाएंगे, ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं इसको क्या कहलाएंगे, रिडक्शन। क्या मेरी बात समझ में है? बोलो। ये सब जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में बात करना, ये ओल्ड डिफिनेशन है। स्टार्टिंग में हम लोग स्कूल लेवल में अप टू 10th लेवल हम लोग ऑक्सीडेशन रिडक्शन को ऐसे बात करते हैं, लेकिन अभी मुझे डिफाइन करना पड़े ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सेकेंड डिफिनेशन पे आ जाओ, ये ऑक्सीडेशन है। अब अपने लेवल पे हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में डिफाइन करते हैं। किसके टर्म्स में, इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में, इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन को डिफाइन करते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन उससे दूर जा रहा होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिख सकते हो, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन। और रिडक्शन को क्या डिफाइन कर सकते हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एडिशन ऑफ। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अगर इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा होगा, इलेक्ट्रॉन प्रोडक्ट साइड होगा या रिएक्टेंट साइड होगा। ध्यान से समझना, किसी भी केमिकल रिएक्शन को अपन एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। इधर इस साइड क्या होगा, रिएक्टेंट, राइट साइड क्या होता है, प्रोडक्ट। ये ऑलरेडी हमने इक्विलिब्रियम के स्टार्टिंग में देखा था, केमिकल इक्विलिब्रियम में, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा, प्रोडक्ट साइड। इलेक्ट्रॉन किधर होगा, इस केस में जो इलेक्ट्रॉन होगा ये किधर होगा। तुम कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन में हेल्प करेगा। ऑक्सीडेशन में हमेशा इलेक्ट्रॉन किधर लिखते हैं, प्रोडक्ट साइड, इसलिए इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। अगर मैं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो ये रिएक्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, प्रोडक्ट साइड। इसमें इलेक्ट्रॉन किधर होगा, रिएक्टेंट साइड। बोलो, तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा, रिएक्टेंट साइड। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अब इसी पे बेस्ड मैं आपको एग्जांपल करा देता हूं। समझो कोई भी एक एलिमेंट है ई, इधर में लिख देता हूं आपको 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट ई है ये 2 इलेक्ट्रॉन का क्या किया होगा, लॉस करा होगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करा होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज। एटॉमिक स्ट्रक्चर याद करो, कैटायन का फॉर्मेशन होता है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, बोलो हाँ ना। ऐसा भी मिल सकता है, कोई भी एक एलिमेंट है E+2, यहाँ पे तुमने 3 इलेक्ट्रॉन कर दिए। अब बताओ कितने चार्ज आएंगे, हमेशा याद रखना है 2 चार्ज थे, 3 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर दिया तो 3 चार्ज और बढ़ जाएंगे, तो चार्ज कितना आएगा, बोलो है ना। ये तुमको हाफ रिएक्शन को बैलेंस करने में बार बार हेल्पफुल होगा। ध्यान से देखना, कभी भी किसी रिएक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन्स के टर्म्स में तुम ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन करते हो तो दोनों तरफ चार्ज बैलेंस होने चाहिए। क्या होने चाहिए, चार्ज। इधर कितने चार्ज थे, 2 चार्ज थे, इधर ये चार्ज कितने हैं, 3, और अपने को 2 चार्ज प्लस में लाना है तो प्लस चार्ज 5 होगा था ना। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कितने चार्ज थे, 0, यहाँ कितने चार्ज थे, -2, तो +2 के चार्ज लाने पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? चलो ऐसे देख लो, अगर कोई भी एक एलिमेंट है इस पे -3 चार्ज है, कितना चार्ज है। अब तुम बताओ, यहाँ पे मैंने लिख दिया 2 इलेक्ट्रॉन, कितना चार्ज है। देखो इधर चार्ज कितना है, -3, इधर भी कितना करना है, -3, तो -2 है तो एक माइनस लाना पड़ेगा, तो चार्ज कितना होगा, M-1, कितना होगा
समझ में आया? तो देखो -3 -1 -2 -3, हमेशा चार्ज क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। चलो एक लास्ट, ये m-2 है, इधर मैंने लिख दिया 3। m-2 है, चार्ज -2 होना चाहिए, इधर चार्ज कितना है? -3। -3 को -2 करना होगा तो एक प्लस लाना पड़ेगा, तो कितना होगा? बोलो भाई ना। तो ये जितने भी टर्म्स है सारे टर्म्स किसके हैं? ऑक्सीडेशन। और अब जब भी ऑक्सीडेशन होगा रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इसलिए इसको बोलते हैं डी इलेक्ट्रोनेशन। क्या बोलते हैं? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? दूसरा बात करते हैं, रिडक्शन की बात करते हैं। किसकी बात कर लें? अगर मैं रिडक्शन की बात करता हूं तो रिडक्शन में क्या होगा? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन किधर होगा? रिएक्टेंट साइड होगा। तो इधर क्या हो जाएगा? समझो कोई भी एक एलिमेंट है ए, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन की, क्या चार्ज आएगा? यहां से देखो रिएक्टेंट साइड कितने चार्ज है? -2। अरे इस पे चार्ज तो न्यूट्रल है, चार्ज 0 है। ये कितना है? -2। तो प्रोडक्ट साइड कितना चार्ज होना चाहिए? -2। मतलब ए पे चार्ज कितना होगा? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ए है, -1 है, यहाँ पे मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिया, अब बताओ कितना होगा? देखो -1 चार्ज था, 3 इलेक्ट्रॉन और हमने दे दिया, तो -4 चार्ज होगा। तो कितना हो जाएगा? ए पे +2 चार्ज था, मैंने इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया। देखो +2 चार्ज है, 5 इलेक्ट्रॉन हमने दे दिया, तो +2 चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 चार्ज को तो न्यूट्रलाइज कर देगा, तो कितना चार्ज बचा? -3। तो कितना चार्ज आएगा? समझ में आ रहा है? तो मैं डिफिनेशन के साथ साथ आपको बैलेंसिंग भी सिखा रहा हूँ कि कब इलेक्ट्रॉन को कैसे बैलेंस करना है। और कभी भी इलेक्ट्रॉनिक मेथड से अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी भी हाफ रिएक्शन को देख रहे हो, हाफ रिएक्शन मतलब सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिर्फ रिडक्शन हो रहा है, टॉपिक का नाम क्या है? फुल तब होगा जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में होगा। तो अगर रिडॉक्स ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ में अगर कंप्लीट रिएक्शन है, तो ये सिर्फ ऑक्सीडेशन ये सिर्फ रिडक्शन है, तो हाफ ही हुआ ना, इसलिए इसको हाफ रिएक्शन बोलते हैं। और हाफ रिएक्शन में चार्ज को कैसे बैलेंस करना है ये आपको देखना होगा। चलो मैं तीसरा काम देता हूं, यहाँ पे मैं दे दिया A+3 और यहाँ पे मैं दे दिया A+1। तुमको प्रिडिक्ट करना है इलेक्ट्रॉन का इधर लिखें, ये भी पूछना है तुमको। इसमें तुमको क्या प्रिडिक्ट करना है? इलेक्ट्रॉन किस साइड होगा, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? तो कभी भी तुमको, ये भी एक ट्रिक है, कभी भी तुमको इलेक्ट्रॉन ऐड करना हो ना, तो इलेक्ट्रॉन उधर ही ऐड होगा जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन कैसा चार्ज है? निगेटिव, तो निगेटिव किधर जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। यहाँ पॉजिटिव चार्ज कितना है? यहाँ कितना है? इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? इधर की तरफ। बोलो कितना करना है इसको? +1, क्योंकि इधर तो +1 ही रह जाएगा ना, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो कितना इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा? 2। समझ में आए? ये सारे प्रोसेस कौन से हैं? रिडक्शन। तो पहला हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन को इलेक्ट्रोनेगेटिव टर्म्स में और इलेक्ट्रोपॉजिटिव के टर्म्स में देखा, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के टर्म्स में। ऑक्सीजन ऐड होगा तो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन ऐड होगा तो रिडक्शन, ऑक्सीजन रिमूव होगा तो रिडक्शन, हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ऑक्सीडेशन। फिर इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देख लिया ऑक्सीडेशन रिडक्शन को, कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो। समझ में आया? ये भी पुराना मेथड था ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। हम लोग थर्ड टाइप देखते हैं कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं। ये हमने क्या लिया? ऑक्सीडेशन। और ये हमने क्या लिया? रिडक्शन। बड़े आराम से समझना। और इस टॉपिक में जो अपने को पढ़ना है ना, दैट इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। क्या पढ़ना है? ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या कहते हैं, ध्यान से देखना, कि ऑक्सीडेशन तभी होगा जब उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। डिफाइन कर लेते हैं ऑक्सीडेशन में। अपवर्ड एरो का मतलब हुआ इंक्रीज, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या इसी को कई सारे बुक में ऑक्सीडेशन स्टेट भी लिख देते हैं। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या क्या बेटा? स्टेट। अगर ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीडेशन। बोलो ना, हाँ ना। और रिडक्शन को कैसे डिफाइन करेंगे? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या क्या बेटा? ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है तो क्या होगा, रिडक्शन। यही सबसे अपना एक्सेप्टेबल थ्योरी है ऑक्सीडेशन रिडक्शन। अब देखो टॉपिक का नाम क्या था, रिडॉक्स कब समझ में आएगा, जब ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझ में आए, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन कब समझ में आएगा, जब ऑक्सीडेशन नंबर समझ में आए। तो इस टॉपिक में बेसिकली पढ़ना अपने को क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर। क्या पढ़ना अपने को, ऑक्सीडेशन नंबर। आइए हेडिंग डाल दूं, पहले एग्जांपल लेते हैं तो अपने को समझ में आ जाएगी कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या। जैसे समझो कोई एक मॉलिक्यूल में लेता हूं KMnO4, तुम कहोगे सर एक और सिंपल एग्जांपल ले लो, मैं ले लेता हूं हाइड्रोजन क्लोराइड, और तीसरा एग्जांपल ले लेता हूं मैं सोडियम क्लोराइड NaC। अब ये जो मॉलिक्यूल है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, इसका फॉर्मेशन कब हुआ होगा, जब पोटेशियम मैग्नीज और ऑक्सीजन एटम आपस में कंबाइंड किए होंगे। HCl का फॉर्मेशन कब हुआ होगा, जब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइंड किए होंगे। NaCl का फॉर्मेशन कब हुआ होगा, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में क्या किए होंगे, कंबाइंड किए होंगे। बोलो हाँ ना। अब इस मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन में मैग्नीशियम पे जो चार्ज आता है वो कितना आता है, +7। मैग्नीशियम पे चार्ज कितना आता है, +7। जो पोटेशियम पे चार्ज है वो कितना आता है, +1। और ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है, -2। पहले परेशान मत होना, यहाँ हाइड्रोजन पे चार्ज कितना है, +1, क्लोरीन पे चार्ज कितना है, माइनस। ये दोनों जो कंपाउंड है ये कोवलेंट कंपाउंड है। लेकिन अगर मैं थर्ड कंपाउंड की बात करूं जिसका नाम है NaCl, सोडियम क्लोराइड, क्या नाम है, तो ये हमेशा तुमको पता है सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन किससे होता है, तो ये Na+ और किसके फॉर्म में, Cl-। ये चार्ज तुमने ऑलरेडी देखा होगा, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन दोनों अपोजिट आयन आपस में क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और चूंकि इस आयनिक अट्रैक्शन के वजह से इस बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट या आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन क्या कभी ऐसे देखा है H+ और Cl-? नहीं। क्या तुमने कभी ऐसा देखा है K+Mn+7O-2? नहीं। अब पहले ध्यान से समझना मैं क्या डिफाइन कर रहा हूं। कह रहे हैं किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन पे उस कॉन्स्टिट्यूएंट्स एटम पे जो रियल और हाइपोथेटिकली चार्ज आते हैं ना, वही उस एटम के या आयन के ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहलाए जाते हैं। ये रियल भी हो सकते हैं और हाइपोथेटिकल भी हो सकते हैं। रियल किस केस में होंगे, जब बनने वाले कंपाउंड आयनिक होंगे। हाइपोथेटिकल किस केस में होंगे, जब बनने वाले कंपाउंड कैसे होंगे, कोवलेंट। समझ में आया। अब ये मत परेशान होना कि ये चार्ज आए कैसे, वो मेरा काम है बताना, मैं तुमको बताऊंगा। तो डिफाइन कर ले व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर। क्या डिफाइन करेंगे, अपीयर ऑन एटम, चार्ज अपीयर ऑन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड, कुछ भी कह सकते हो। चार्ज अपीयर ऑन एटम इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल और कंपाउंड, आइदर इट इज रियल और क्या बेटा, हाइपो। रियल किस केस में होगा, अगर कंपाउंड कौन सा है, आयनिक कंपाउंड है। और हाइपोथेटिकल किस केस में होगा, अगर कंपाउंड कैसा है। अब फिर तुम्हारे मन में एक क्वेश्चन आएगा कि सर आपको कैसे पता कि यहाँ पे मैग्नीज पे चार्ज +7 आया, पोटेशियम पे +1 आया, ऑक्सीजन पे -2 आया। अब यही सीखना रह गया। इतना तो समझ में आ गया कि ऑक्सीडेशन नंबर है क्या, किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में उस एटम पे जो रियल और हाइपोथेटिकली चार्ज आते हैं ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ क्या बेटा, इलेक्ट्रॉन, या और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस की वजह से, उसी को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब मैं आपको बताता हूं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं। जब आप निकाल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। समझो एक एग्जांपल के लिए, MnO2 है, ये कोई भी केमिकल रिएक्शन होने के बाद इसका जो कंपाउंड बनता है ये बनता है KMnO4। अभी मैं ही समझाता हूं। अभी ऑलरेडी KMnO4 पे चार्ज कितना है, +7, और MnO2 पे चार्ज कितना है, +4। एटम पे जो चार्ज है, यहाँ पे एटम पे चार्ज कितना है, +4, और एटम पे चार्ज कितना है, +7। तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +7, और इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया, +4। तो +4 से +7 जाने पे बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा या कमा, बढ़ा। ये तो लिखा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। दैट मीन्स इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे,
और अकॉर्डिंग टू योर जे नीट या क्लास 11-12 सिलेबस तुमको ऑक्सीडेशन नंबर मेथड ही पढ़ना है। कौन सा नंबर पढ़ना है? नंबर मेथड। यहाँ तक लाने के लिए मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिव पॉजिटिव के टर्म्स में या इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में कहा। तो ये बात समझ में आ गया। तो रिडॉक्स पढ़ने के लिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन आना चाहिए। ऑक्सीडेशन रिडक्शन समझने के लिए ऑक्सीडेशन नंबर आना चाहिए, बोलो है ना। और ऑक्सीडेशन नंबर पता करने के लिए आपको निकालना पड़ेगा या सीखना पड़ेगा हाउ टू कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर। तो आ जाए अपने टॉपिक पे। तो आज की क्लास का टॉपिक क्या हुआ? कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा? ऑक्सीडेशन नंबर। हम देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे। उसके लिए मैं आपको कुछ रूल देता हूं, उस रूल को आप फॉलो करोगे, आप बाकी सब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या कर सकते हो? निकाल सकते हो। पहला हम लोग लिखते हैं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि कभी भी कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है वो क्या है? हाइपोथेटिकली चार्ज है। किसमें? कोवेलेंट कंपाउंड में। और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है? एक रियल चार्ज होता है, क्योंकि वहां पे कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। किसमें? आयनिक कंपाउंड में। लेकिन अगर कंपाउंड कोवेलेंट है तो वहां पे ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेते हैं। तो पहला रूल याद रखना कि अगर कोई कोवेलेंट कंपाउंड है और दूसरा कंपाउंड कौन सा है? अगर एक कोवेलेंट कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड कौन सा है? आयनिक कंपाउंड। तो कोवेलेंट कंपाउंड में ये कैसा होगा? हाइपोथेटिकली और रियल? हाइपोथेटिकली। हाइपोथेटिकली। और आयनिक कंपाउंड में ये कैसा होगा? ये रियल चार्ज होगा, बोलो है ना। अब यहाँ पे जो होगा इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन क्या बेटा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसको डेल्टा EN लिख दिया। किसमें? कोवेलेंट कंपाउंड में। किसकी वजह से होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और यहाँ पे किसकी वजह से होगा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, बोलो हाँ ना। अब अगर कोवेलेंट कंपाउंड है तो अगर ये कंपाउंड होमो एटॉमिक है कोवेलेंट में, और अगर ये कंपाउंड हेटेरो एटॉमिक है, अगर कोई कोवेलेंट होमो एटॉमिक कंपाउंड है मतलब दो डिफरेंट एटम से बना होगा या सेम से बना होगा तो होमो, और डिफरेंट से बना होगा तो क्या होगा? हेटेरो। क्या आयनिक में होमो हेटेरो हो सकता है? नहीं। आयनिक कंपाउंड जब भी होगा तो हेटेरो ही होगा। एक मेटल होगा, दूसरा क्या होगा? नॉन मेटल होगा। अब होमो में 3 केस हो सकते हैं, या तो सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, या डबल बॉन्ड हो सकते हैं, या ट्रिपल बॉन्ड हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है अगर कोई एटम है ए के साथ सिंगल बॉन्ड से लिंक हो सकता है, कोई एटम है ये ए के साथ डबल बॉन्ड से लिंक हो सकता है, कोई एटम ए है ये ए के साथ ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हो सकता है, बोलो हाँ ना। और हेटेरो में भी क्या हो सकता है? कोई एक एटम है एक बी के साथ क्या हो सकता है? सिंगल बॉन्ड से। कोई एक एटम है ये बी के साथ डबल बॉन्ड से। कोई एक एटम है ये बी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से लिंक हो सकता है। क्या यहाँ पे कोई डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी? क्या नहीं होगी। तो यहाँ पे कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा, और इस केस में इस पे जो चार्ज होगा ये कितना होगा? 0 0। तो कभी भी कोई होमो एटॉमिक कोवेलेंट कंपाउंड है लाइक H2O2, इसमें कोई डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं होगा, तो उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा? 0। इसका भी कितना होगा बेटा? 0। इसका भी कितना होगा? लेकिन अगर ऐसे कंडीशन है, अगर मान लो लेट अस एज्यूम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है? बी की। तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन किधर से किधर होगा? ए टू बी। तो इस पे चार्ज कौन सा होगा? डेल माइनस। इस पे चार्ज कौन सा होगा? डेल प्लस। इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट जो निकालेंगे बेटा वो अपन निकालेंगे +1 -1। तो ए का कितना होगा? +1। बी का कितना होगा? -1। ये बेसिक रूल याद रखना। इस केस में दो बॉन्ड है तो यहाँ पे कितना? -2। यहाँ पे कितना? +2। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो कितना? +3। इसका कितना? -3। क्या मेरी बात समझ में आया? रूल नंबर 1 कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड के लिए बता दिया। कोवेलेंट कंपाउंड में हाइपोथेटिकल चार्ज होता है, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हेटेरो में आएगा, तो जो भी हेटेरो में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उस पे चार्ज कितना देंगे? निगेटिव। जितने बॉन्ड है उतने चार्ज आएंगे। सिंगल बॉन्ड है तो -1, डबल बॉन्ड है -2, ट्रिपल बॉन्ड है -3। अगर होमो है तो उसमें कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होगा। इन ऑल केसेस ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एटम ए इज कितना बेटा? 0। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे समझो H2 है, Cl2 है, O2 है,
सब केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये रूल नंबर 1 है। दूसरा रूल 2 कहते हैं अगर कोई एटम प्योर एलिमेंटल स्टेट में है, इफ कोई एलिमेंट आर प्रेजेंट इन देयर प्योर एलिमेंटल स्टेट, इन दैट केस ऑक्सीडेशन स्टेट इज कितना बेटा? 0। जैसे सोडियम किस फॉर्म में होता है? Na, सॉलिड के फॉर्म, ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जैसे मैग्नीशियम Mg के फॉर्म में होता है, कार्बन किसके फॉर्म में होता है? C के फॉर्म में। ऑक्सीजन किस फॉर्म में होता है? O2 के फॉर्म में। हाइड्रोजन किसके फॉर्म में? H2 के फॉर्म में। अगर जो एलिमेंट जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करता है और अगर वो उसी फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एटम का प्योर और एलिमेंटल स्टेट में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? क्या मेरी बात समझ में आ गई? अब जैसे मान लो यहीं पे कार्बन आ गया, तो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं, ग्रेफाइट है, डायमंड है, चारकोल है। अगर कोई एलिमेंट अपने एलोट्रॉपिक फॉर्म में है तो भी उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। इसमें यह भी याद रखना, इफ प्रेजेंट इन एलोट्रॉपिक फॉर्म। अभी मैं एलोट्रॉपिक फॉर्म में 2 ही एग्जांपल लेता हूँ। कार्बन का तुम सुनते हो कि डायमंड एंड ग्रेफाइट, आगे भी है, कोक है, चारकोल है, सब है। सल्फर के होते हैं, रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक सल्फर, ट्राइक्लिनिक सल्फर, जैसे जैसे पढ़ोगे। अगर कभी भी तुमको एलोट्रॉपिक फॉर्म में मिले, तुम याद रखना सर ने ऑलरेडी बता दिया है ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। मैं एग्जाम्पल के लिए लिख देता हूं, ग्रेफाइट और डायमंड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? रूल नंबर 3, रूल नंबर 3, अगर किसी कंपाउंड में कोई मॉलिक्यूल है, जैसे तुमको बताता हूं, तुमने एक एग्जांपल देखा होगा NiCO4। अब ये जो CO मॉलिक्यूल है, ध्यान से देखना, मैं किसकी बात कर रहा हूं? ये NiCO4 में किसकी बात कर रहा हूं? CO अपने आप में एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, बोलो है ना? कई बार तुम देखोगे ऐसे लिखा रहेगा तुमको, आगे जाकर के ये क्लास 12 में तुमको मिलेगा। यहाँ पे CO कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। यहाँ पे NH3 कितने टाइम्स है? कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। तो अगर कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल किसी भी कंपाउंड में कभी मल्टीप्लिकेशन टाइम में हो, आगे जाके पढ़ेंगे, ये लिगेंड के फॉर्म में होता है। किसके फॉर्म में? लिगेंड। ये क्लास 12 में तुम पढ़ोगे, लिगेंड के फॉर्म में होता है। उस केस में ये पूरे न्यूट्रल मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। इसमें मैं ये नहीं कहता हूं कि कार्बन का 0 होगा, ऑक्सीजन का 0 होगा, लेकिन ये दोनों कंबाइंड मॉलिक्यूल उस कंपाउंड में 4 बार है ना, NiCO4 में। आगे पढ़ेंगे निकेल टेट्रा कार्बोनिल, इसमें जो कार्बोनिल CO है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। अगर कोई लिगेंड न्यूट्रल है, जैसे CO न्यूट्रल, NH3 न्यूट्रल है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे? 0। तो अगर लिगेंड क्या है? न्यूट्रल है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना लेंगे? क्या मेरी बात समझ में आई? कोई दिक्कत? तो अगर किसी न्यूट्रल पूरे मॉलिक्यूल का तुम ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने जाओगे तो कितना जाएगा? 0। अगर मैं पूरा NH3 का निकालूं, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। ये पूरा NH3 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा वो कितना होगा? 0। समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसे इसका निकालूं, NH4 प्लस का, अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, कितना होगा? +1। जो चार्ज आएगा, ये अगला रूल हम लोग पढ़ेंगे। अगर मैं ऐसे निकालूं पूरे मॉलिक्यूल का SO4-2 का, तो कितना होगा? -2 किसका होगा? पूरे सल्फेट आयन का। इसको बोलेंगे अमोनिया, इसको बोलेंगे अमोनियम आयन, इसको क्या बोलेंगे? सल्फेट आयन। इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -। लेकिन NH3 का कितना? 0। अगर किसी मॉलिक्यूल में H2O है और इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो कितना? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बोलो हाँ। क्या ये 3 रूल क्लियर है? रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या कहता है कि अगर फ्लोरीन किसी भी कंपाउंड के फॉर्म में, फ्लोरीन कंपाउंड के फॉर्म में, तो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट कितना शो करेगा? -1। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन एनी कंपाउंड इज ऑलवेज कितना बेटा? -1। फ्लोरीन का कोई भी कंपाउंड तुम ले लो, फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? -1। अब रुक करके मेरे को पता, फ्लोरीन का पहला कंपाउंड ले लेता हूं F2, क्या कितना होगा? -1 होगा क्या? नहीं। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रूल 4,
तुम रूल 1, रूल 2, रूल 3 के बाद रूल 4 लगा रहे हो। फ्लोरीन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? F2 के फॉर्म में। बोलो हाँ ना। और F2 के फॉर्म में देखोगे तो इसकी बॉन्ड कैसे होती है? होमो एटॉमिक है, सिंगल बॉन्ड है तो कितना? 0। इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा? 0। मतलब F2 तो नहीं आने वाला है इसमें। मतलब वैसा कोई कंपाउंड जिसमें अदर एटम हो। फॉर एग्जाम्पल HF। अब फ्लोरीन कितना शो करेगा? -1। बोलो। अब इस HF पे नेट चार्ज कितना था? 0। इस -1 को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन कितना होना चाहिए? +1। ये रूल था। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर NaF है, फ्लोरीन कितना शो करेगा? -1। तो इसके लिए कितना शो करेगा? क्या समझ में आ रहा है? SF4, फ्लोरीन कितना शो करेगा? -1। तो -1 के कितने एटम है? 4। तो टोटल नेगेटिव कितने हो गए? 4। तो सल्फर पे कितना होगा? बोलो ना हाँ ना। तो यही रूल के हिसाब से एक का पता है तो दूसरे का अपन क्या करते हैं? निकाल लेते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में फ्लोरीन है, उस केस में फ्लोरीन हमेशा कितना शो करेगा? -1। कोई पूछे क्यों? बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। बिकॉज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन क्या बेटा? पीरियोडिक। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? रूल समझ में आ रहा है ना? रूल 5 हम लोग पढ़ते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पे एक्सेप्शन आने वाला है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्या बेटा? ऑक्सीजन इन केस ऑफ ऑक्साइड। इन केस ऑफ क्या बेटा? ऑक्साइड इज -2। जैसे फ्लोरीन -1 शो करता है, वैसे ऑक्सीजन जनरली क्या शो करता है? -2। लेकिन कब? वो कंपाउंड ऑक्साइड होना चाहिए। वो कंपाउंड क्या होना चाहिए? ऑक्साइड आयन हम लोग बोलते हैं -2 आयन। O-2 आयन। लेकिन ऑक्सीजन ऑक्साइड भी बनाता है, पर ऑक्साइड भी बनाता है एंड सुपर ऑक्साइड भी बनाता है। -2 कब होगा? ऑक्साइड के केस में। किस केस में बेटा? और जनरली ऑक्सीजन ऑक्साइड ही बनाता है। लेकिन तुम्हें समझ में आना चाहिए ना कि पर ऑक्साइड कब बनेगा, सुपर ऑक्साइड कैसे बनेगा। टीचर के लिए कहना तो काफी आसान होता है। जब क्वेश्चन आएगा तुम रुकोगे। पहले ऑक्सीजन के देखते हैं क्या कौन किस किस टाइप के ऑक्साइड होते हैं। एक क्या होता है ऑक्सीजन का ऑक्साइड, जिसको बोलते हैं O-2 आयन। दूसरा होता है ऑक्सीजन का पर ऑक्साइड, O2-2 को बोलते हैं। और तीसरा होता है ऑक्सीजन का सुपर ऑक्साइड, O2-1 को बोलो है ना। और कभी कभी तुमको ऐसा मिल जाए, बाकी इग्नोर कर देना। एक होता है ओजोनाइड, O3-। ये मैंने आयन लिखा है। ऑक्साइड आयन O-2 आयन को बोलते हैं, पर ऑक्साइड O2-2 को बोलते हैं, सुपर ऑक्साइड O2-1 को बोलते हैं, और ओजोनाइड। ये सब क्या है? मैंने क्या लिखा है? सब आयंस लिखा है। क्या लिखा है? तो रुक करके तुमको इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो कि किस केस में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तुम अगर ऑक्सीडेशन नंबर लिखोगे यहाँ पे या ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस केस में कितना होगा? -2। अगर परऑक्साइड के केस में लिखो ऑक्सीडेशन स्टेट, तो दो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? दो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना? -2। तो एक पे चार्ज -1। इस केस में कितना? -1। दो ऑक्सीजन पे चार्ज कितना? -1। तो एक पे चार्ज -12। तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2। तीन पे चार्ज कितना? -1। तो एक पे चार्ज। समझ में आया? ये इतने आयन ऑक्सीजन के बनते हैं। अब याद रखने वाली बात क्या है कि ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, सॉरी, सुपर ऑक्साइड एंड पर ऑक्साइड, याद रखना। ऑक्सीजन पीरियोडिक टेबल में जितने भी 118 एलिमेंट है, सबके साथ कंबाइन करके क्या बनाते हैं? ऑक्साइड बनाते हैं। ये जो पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड है ना, ये सिर्फ एस ब्लॉक एलिमेंट बनाते हैं। कौन बनाते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट। ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो पर ऑक्साइड और क्या बनाते हैं? सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। अब एस ब्लॉक में भी दो फैमिली है ना। एक को बोलते हैं ग्रुप 1, दूसरे को क्या बोलते हैं? ग्रुप 2। अब ध्यान से देखना, एक ग्रुप 1 है और दूसरे को क्या बोलते हैं? ग्रुप 2। इसको अगर तुम बोलोगे तो इसको तुम बोलते हो अल्कली मेटल, इसको बोलते हो अल्कलाइन अर्थ मेटल। बोलो एलिमेंट कौन कौन से? लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। लीना के रफ से फरियाद।
फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है, 7th पीरियड वैसे भी नहीं पढ़ते हैं। यहाँ तुम देखोगे तो एलिमेंट है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। बेटा मांगे कार स्कूटर, बोलो हाँ ना। तो याद रखना, इस केस में तुमको बता देता हूँ। और एक एलिमेंट जो एस ब्लॉक का नहीं है लेकिन हम लोग लेते हैं, एक एलिमेंट जो एस ब्लॉक का नहीं है लेकिन अपन इसको लेते हैं, जिसका नाम है हाइड्रोजन, यहाँ पे लिखते हैं। इसकी भी सिमिलरिटी हेलोजन से भी होती है और अल्कली मेटल से भी होती है, बोलो। लेकिन हाइड्रोजन एस ब्लॉक का नहीं, इतना सबको पता है। अब ध्यान रखना, इस केस में ये जो एलिमेंट है ओपी सर, कोई टीचर होंगे समझो, ओम प्रकाश श्रीवास्तव नाम होगा उनका, तो क्या बोलेंगे शॉर्ट में ओपी सर। मतलब लिथियम क्या बनाएगा, ऑक्साइड। सोडियम क्या बनाएगा, पोटेशियम रुबिडियम सीजियम क्या बनाएगा, सुपर ऑक्साइड। याद रख लेना कि पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड एस ब्लॉक के एलिमेंट ही बनाते हैं। लेकिन उसमें भी अगर तुमसे पूछूं सुपर ऑक्साइड कौन बनाएगा, तो सिर्फ ग्रुप 1 के पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम ही बनाते हैं। यही तीनों क्या बना सकते हैं, सुपर ऑक्साइड, बाकी कोई सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। अब एस ब्लॉक में देखना, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में एस ब्लॉक में टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, तो देख लो, नीचे वाला ज्यादा रिएक्टिव है तो सुपर ऑक्साइड बना दिए, ऊपर वाला कम रिएक्टिव है तो ऑक्साइड पर ऑक्साइड बना दिए, कोई दिक्कत नहीं। एक एलिमेंट और है जो बना देता है तुमको पर ऑक्साइड, जिसका नाम है हाइड्रोजन। ये भी क्या बनाता है इतना तो फिक्स हो गया, सुपर ऑक्साइड तीन ही बनाएंगे। कौन कौन, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम। तो ये क्या बनाएंगे, पर ऑक्साइड। याद रखने के लिए हम लोग ऐसे याद करते हैं, करिश्मा। चलो इतना छोड़ो, अब इसमें आ जाए ग्रुप 2 में, ऊपर वाले क्या बनाएंगे, ऑक्साइड, और नीचे वाले, बोलो है ना। तो पर ऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड इज फॉर्म बाय ओनली एस ब्लॉक एलिमेंट, उसमें भी सुपर ऑक्साइड ओनली अल्कली मेटल। कौन कौन से, पोटेशियम रुबिडियम एंड सीजियम क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। पर ऑक्साइड कौन कौन से बनाए, हाइड्रोजन, सोडियम, स्ट्रोंशियम एंड बेरियम। बोलो समझ में आया। अब इसको मैं लिख करके तुमको दिखा दूं, जब तुम इसको लिखोगे तो ध्यान से देखना पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड एन कौन सा होगा, O2 - 2 आयन। तो इसके लिए 2 + 1 चाहिए। देखो पहला H2O2, दूसरा Na2O2 हुआ, पहला H2O2, दूसरा क्या बेटा Na2O2, तीसरा क्या आया SrO2 क्योंकि ये ग्रुप 2 के हैं, और चौथा कौन सा BaO2। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सोडियम पर ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम पर ऑक्साइड एंड क्या बेटा बेरियम पर ऑक्साइड। एस ब्लॉक में यही टोटल 4 पर ऑक्साइड बनते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये तुम्हारा कौन सा हो गया। अब सुपर ऑक्साइड की बात कर दो, तो सुपर ऑक्साइड 3 ही बनाएंगे। कौन कौन से, अब देखो यहाँ चार्ज कितने हैं, O2 - 1, तो इसके लिए एक ही एटम चाहिए +1 के, तो क्या आ जाएगा KO2, दूसरा RbO2, तीसरा, बोलो है ना, कोई दिक्कत। बाकी जितने हैं जो बच गए वो सब क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। पूरे पीरियोडिक टेबल में एक शॉर्ट एलिमेंट, अगर ये 7 याद रखते हो तो बाकी सब क्या बनेंगे, ऑक्साइड। क्या मेरी बात समझ में आया। याद रखने के लिए ट्रिक बता दूं, देखो ऐसे हम लोग बोलते हैं, सोडियम को पहले ले आता हूँ। अब ट्रिक वाइज में तुमको अगर याद कराना हो तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देखो बेरियम स्ट्रोंशियम, नेहा, नेहा पढ़ सकता हूँ, विपासा, विपासा बसो, नेहा विपासा, 2 एक्ट्रेस हैं जो क्या बनाएंगे, पर ऑक्साइड। बोलो, यहाँ देख लो, करिश्मा, करिश्मा क्या बनाएंगे, सुपर ऑक्साइड। रेस्ट ऑल। तो तुमसे कभी एमसीक्यू में ऐसे पूछ दे पिक करने के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म पर ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म ऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग एस ब्लॉक एलिमेंट फॉर्म क्या बेटा, सुपर ऑक्साइड। पिक कर सकते हो ना। तो ये भी तुमको कई बार नीट के पीवाईक्यू में मिलेंगे। तो सिर्फ ये दोनों के साथ हो, इसके साथ होगा पर ऑक्साइड के केस में तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -1। करिश्मा के साथ हो तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2, इसके साथ -1। क्या मेरी बात समझ में आए। रेस्ट ऑल के साथ -2। एक तुमको ऑर्गेनिक जब पढ़ोगे ना वहां पे आएगा ओजोनाइड स्ट्रक्चर, तो ओजोनाइड जब होगा तो इसमें O3 होगा। देखो सब में 2 है, यहाँ पे क्या आएगा O3, तो यहाँ पे तुम देख लो ना -1/2 होगा। बोलो है ना। तो जनरली ऑक्सीजन कितना शो करता है, -2, ऑक्साइड के केस में
नेहा बिपाशा के साथ -1 पर बनेगा, करिश्मा के साथ -1/2 क्या बनेगा, सुपर ऑक्साइड। ओजोनाइड में -1/3। एक ओजोनाइड बना के दिखा देता हूं तुमको, जस्ट देख लो। KO3 इस केस में ऑक्सीजन की, इस केस में तो पोटेशियम पे चार्ज कितना, +1, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना, -1। ऑक्सीजन का पूछे तो कितना जाएगा, -1/3। बोलो हाई ना। ये 3 एक्सेप्शन समझ में आया। ऑक्सीजन का एक चौथा एक्सेप्शन है। अब देखो रूल में फ्लोरीन का रूल पहले है या ऑक्सीजन का रूल पहले है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन क्या शो करेगा, -1। तो अगर ऑक्सीजन का कोई कंपाउंड फ्लोरीन के साथ है, एनी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ, एनी कंपाउंड ऑफ क्या बेटा, ऑक्सीजन विथ क्या बेटा, फ्लोरीन। जैसे एक कंपाउंड में ले लेता हूं OF, तो किसका रूल पहले, फ्लोरीन का। तो फ्लोरीन कितना शो करेगा, -1। तो -1 के कितने एटम, 2, तो टोटल माइनस कितने हो गए, -2। तो ऑक्सीजन पे चार्ज। तो अगर कोई भी कंपाउंड अगर ऑक्सीजन का फ्लोरीन के साथ है, उस केस में ऑक्सीजन क्या शो करेगा, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो एनी कंपाउंड ऑफ ऑक्सीजन विथ फ्लोरीन शो क्या, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई दिक्कत, हाँ या ना। तो टोटल कितने रूल पढ़े, 4। रूल 5 पढ़ लिए ना। अब रूल नंबर 6, बस इतना रूल याद रखोगे ना, ऐसे बोलते ना मक्खन के जैसे तुम से ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हो। रूल 6 कहता है कि विदाउट एनी एक्सेप्शन अल्कली मेटल जो S ब्लॉक के हैं एंड अल्केलाइन अर्थ मेटल ये भी S ब्लॉक के हैं, दोनों एलिमेंट किस ब्लॉक के हैं, S ब्लॉक के हैं। इसको मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, ग्रुप 1, और इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ग्रुप 2। बोलो ना, है ना। अगर ग्रुप 1 के कोई भी एलिमेंट है, अभी लिख के दिखाया था कौन सा, लीना के रब से फरियाद, मैं फिर से लिख देता हूं, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ये हमेशा इसका जब अगर कोई भी कंपाउंड के फॉर्म में है, S ब्लॉक एलिमेंट अल्कली मेटल का कोई भी कंपाउंड होगा, तो इस केस में जो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा विदाउट एनी एक्सेप्शन +1 होगा। पक्की बात। S ब्लॉक एलिमेंट अल्कली मेटल इन केस ऑफ कंपाउंड ऑलवेज शो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट एनी एक्सेप्शन। बोलो है ना। और अल्कलाइन अर्थ मेटल है कौन कौन से, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। अगर इसका कोई कंपाउंड है तो ये हमेशा कितना शो करेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट विदाउट एनी एक्सेप्शन। अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑलवेज शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड। अगर कंपाउंड में नहीं, नॉर्मल फॉर्म में मैं तुमसे पूछूं मैग्नीशियम का बताओ कितना होगा, 0। ऑलरेडी इसका रूल पहले पढ़ चुके हैं, प्योर एलिमेंटल फॉर्म में कितना होता है, 0, पढ़ा था ना। अगर मैं तुमसे पूछूं सोडियम का बताओ, तुम कितना कहोगे, 0। ये रूल पहले चुके, इसलिए रूल को तुमको सीक्वेंस में फॉलो करना है। बोलो ना हाँ या ना। जैसे मैं कोई एक कंपाउंड दे देता हूँ BeCl2, अब इसमें किसका पता है तुमको, बी का पता है या CO का पता है, Cl का पता है, किसका पता है तुमको। देखो बेरिलियम का पता है, बेरिलियम का कंपाउंड है, तो बेरिलियम कितना शो करेगा, +2। तो +2 को होने के लिए ये कितना शो करेगा, तो 2 एटम पे चार्ज कितना है, -2, तो एक पे चार्ज -1। तो यहाँ पे तुमसे पूछे OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन Cl कितना बेटा, माइनस। बोलो ना हाँ ना। क्या मेरी बात समझ में आया, कोई दिक्कत। तो ये तो लेट आया था ना, तो यहाँ से आया था, देखना रूल 4 पे तो नहीं था। हाँ, एनी कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फ्लोरीन इन एनी कंपाउंड ऑलवेज शो -1 बिकॉज इट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। समझ में आया, इसलिए तुमको दिक्कत हो। क्या मेरी बात समझ में आई। तुम कहोगे सर और कोई रूल है, चलो आ जाओ रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 हम लोग किसके लिए बात करते हैं, फॉर हाइड्रोजन। किसके लिए, फॉर, तो हाइड्रोजन का, फॉर हाइड्रोजन। अगर इसके मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो एक ऑक्सीडेशन स्टेट इसका लेता हूं मेटल के साथ, विथ मेटल, और दूसरा लेता हूं विथ नॉन, एक क्या लेता हूं विथ मेटल, दूसरा क्या लेता हूं विथ नॉन मेटल। अगर मेटल के बात करोगे तो इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है ये -1 होता है। क्या होता है, -1। और नॉन मेटल के साथ करोगे तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा ये कितना होगा, बोलो। और इस केस में इसका जो आयन होगा ये H-1 आयन होगा।
और इस केस में इसका जो आयन होगा ये किस प्लस आएगा? अगर इस आयन का नाम लिखोगे इसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और इस केस में इसका नाम लिखोगे तो होगा हाइड्राइड आयन। अगर एक बात थोड़ा सा और मैं सिलेबस को थोड़ा सा बढ़ाऊं, उतना तुमको जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सीखना चाहते हो तो सीख लो, मैं समझा देता हूं। इसी के बेसिस पे हम लोग हाइड्रोजन की ड्यूअल प्रॉपर्टी बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या है? सिमिलर प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल के जैसे, जैसे Li प्लस Na प्लस होता है ना, उसके जैसे शो करता है। और इस केस में ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये हेलोजन एटम के जैसे शो करता है, जैसे F माइनस Cl माइनस, सुनते हो ना, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, देखो सिमिलरली है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये सिमिलर टू हेलोजन फैमिली है, और ये जो प्रॉपर्टी है सिमिलर टू अल्कली मेटल। ये जो प्रॉपर्टी है सिमिलर टू क्या है? सिमिलर टू अल्कली। और यहां जो प्रॉपर्टी आएगी किससे आएगी? सिमिलर टू हेलोजन ग्रुप, याद है ना? फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, बोलो। और इधर जो प्रॉपर्टी होगी इसके जैसे लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीधे लीना के रफ से फरियाद, इधर फादर कलेक्टर ब्रदर इंस्पेक्टर, कोई दिक्कत? यहाँ पे जो कंपाउंड होगा मैं तुमको करके दिखा देता हूँ। जैसे कोई कंपाउंड मैंने ले लिया विथ मेटल NaH, किसका रूल पहले पढ़ चुके हो तुम? अरे अल्कली मेटल का पढ़ चुके हो। अल्कली मेटल कितना शो करता है? +1, तो हाइड्रोजन कितना शो करेगा? -1, तुम पढ़ चुके हो। MgH2 ये कितना शो करता है? +2, तो इस पे चार्ज कितना आ जाएगा? -2। दो पे चार्ज -2 है तो एक पे चार्ज कितना? -1, तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया? बोलो। नॉन मेटल के साथ कर दो, एग्जाम्पल देख लो। H2O पढ़ चुके हो, ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2, तो इधर चार्ज कितना होगा? +2, तो दो पे चार्ज +2 पे है तो एक पे चार्ज कितना हो जाएगा? NH3। नाइट्रोजन नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कितना शो करता है? -1, तो तीन पे एटम पे चार्ज -1, तो टोटल -3, तो नाइट्रोजन पे कितना हो जाएगा? अरे नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कितना शो करता है? +1, तो इधर कितना शो किया? +1, +1 के कितने एटम? 3, तो टोटल प्लस कितने हो गया? +3, तो नाइट्रोजन पे कौन से? -3। जब नाइट्रोजन पे -3 चार्ज होते हैं इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। क्या बोलते हैं इसको? अगर कभी भी N-3 है तो इसको बोलते हैं नाइट्राइड आयन। दूसरा एग्जाम्पल देख लो, H2S, सल्फर नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन कितना शो करेगा? +1, +1 के कितने एटम है? 2, +2, तो सल्फर पे चार्ज कौन सा आयन? सल्फाइड आयन। बोलो ना, हाँ ना? क्या समझ में आया? चलो, रूल नंबर 8 समझ में नहीं आ रहा है क्या? इससे और सिंपल तरीका हो सकता है समझाने का। रूल नंबर 8, अब ये इतना कंपलसरी रूल नहीं है, ये रूल इतना कंपलसरी नहीं है। ये रूल कहता है कि अगर किसी कंपाउंड में सल्फर है, सल्फाइड के केस में, सल्फर इन केस ऑफ सल्फाइड, सल्फाइड किसको बोलते? S-2, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -2। नाइट्रोजन इन केस ऑफ नाइट्राइड कितना बेटा? N-3। क्या कुछ गलत कह रहा हूं? हेलोजन इन केस ऑफ क्या बेटा? हैलाइड। हैलाइड आयन किसको बोलेंगे? X-1 को। इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा? -1, ऑक्सीडेशन स्टेट -3, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस। हैलाइड के केस में, हैलाइड मतलब फ्लोरीन है तो फ्लोराइड, क्लोरीन है तो क्लोराइड, ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड, आयोडीन है तो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हेलोजन हमेशा हैलाइड ही बनाता है। इन सब का तुमको याद होगा, सब वेरिएबल वैलेंसी शो कर रहे थे, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिली।
याद है ना, वैलेंसी कोवैलेंसी आया था नाइट्रोजन फैमिली में। नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाता है, फास्फोरस 3 और 5 दोनों बनाते हैं। ऑक्सीजन 2 ही बॉन्ड बनाता है, सल्फर 2, 4, 6 तीनों बनाते हैं। फ्लोरीन एक ही बनाता है, क्लोरीन 1, 3, 5, 7 तीनों बनाते हैं। ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट, याद है ना कि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लोन पेयर, वैकेंट ऑर्बिटल एंड लोन पेयर हो एंड वैकेंट ऑर्बिटल हो तो बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट में बनते थे। और इन सब में क्या था, 3D वैकेंट था, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होकर के वेरिएबल वैलेंसी शो करते थे। जैसे एग्जांपल में अगर मैं NaCl ले लूं, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। इस केस में क्लोरीन क्लोराइड के फॉर्म में है, तो कितना होगा -1, इस पे कितना होगा +1। क्या गलत कह रहा हूं? अगर मैं ऐसे ले लूं PCl3 फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो इस केस में क्लोरीन पे कितना -1, तो फॉस्फोरस पे कितना +3। लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हमेशा क्लोराइड ही बनाते हैं। तुमने कंपाउंड ऐसे भी सुना होगा, ClF3 ClF3। अब इस केस में क्लोरीन क्लोराइड के केस में या फ्लोरीन फ्लोराइड के केस में, फ्लोरीन फ्लोराइड के केस में, तो फ्लोरीन पे चार्ज कितना हो गया -1, तो क्लोरीन पे चार्ज +3, इसलिए इसका नाम होता है क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड। क्लोरीन ट्राइफ्लोराइड, समझ में आया? तो क्या यहाँ पे क्लोरीन का -1 हुआ क्या? नहीं हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतना रूल समझ में आया? चलो, अब रूल नंबर 9। रूल नंबर 9 क्या कहता है कि किसी भी मॉलिक्यूल या आयन पे, जैसे एग्जांपल में देख लो MnO4-, दूसरा मॉलिक्यूल ले लेता हूं KMnO4, ये भी सही है। जैसे इसे ले लेता हूं K2Cr2O7, दूसरा Cr2O7-2, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये आयन है, ये आयन है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। कभी भी रूल नंबर 9 कहता है इसका, इसको बोलते हैं समेशन का साइन है, सम ऑफ OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड और आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन कैपिटल इट। कह रहा है किसी भी मॉलिक्यूल और आयन में उसमें प्रेजेंट हर एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट आप ऐड कर दो तो वो उस पे प्रेजेंट चार्ज के बराबर होगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ये रूल 9 है और यही लास्ट रूल है। अब इसको लगाना सीख लो, कैसे लगाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर से। अगर मैं इसके लिए लगाऊं KMnO4 के लिए लगाता हूं, इसके लिए एग्जांपल पोटेशियम का चार्ज +1, ग्रुप 1 के लिए पढ़े हैं देखो, तो इसके लिए रूल पढ़े हो, ऑक्सीजन के लिए रूल पढ़े हो। रूल किसके लिए नहीं पढ़े हैं? मैग्नीज के लिए। ये एग्जांपल लिया था ना। अब पोटेशियम का कोई कंपाउंड है तो कितना शो करेगा +1, तो देखो +1 हो गया बेटा। अब Mn का नहीं पता तो Mn का अपन क्या करते हैं, X ले लेते हैं, अननोन। ऑक्सीजन देखो नेहा बिपाशा और करिश्मा में आता है क्या? नहीं, तो बाकी के साथ ऑक्साइड ही बनाएगा, तो ऑक्साइड के केस में कितना हो जाता है -2, तो प्लस -2 के कितने एटम है 4, इज इक्वल टू इस पे टोटल चार्ज कितना है 0, तो ये तो है सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल द एलिमेंट प्रेजेंट इन ए कंपाउंड और आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट। कितना बेटा समझ में आ गया? तो कितना हो गया 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +7। निकल गया? यही तो लिखा था कि Mn किस में है +7। मैं इस एग्जांपल लिया था ना। क्या मेरी बात समझ में आया? चलो इसके लिए लगाना सीख लो। क्रोमियम के लिए कोई रूल पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, तो कितना ले लेंगे x के कितने एटम है 2, तो 2x हो गया, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं 7, ऑक्सीजन के लिए 2 ही में चेंज हो सकता है। नेहा बिपाशा में -1, करिश्मा में -1/2, बोलो ओजोनाइड में -1/3, वो सब तो है ही नहीं, तो बाकी सबके साथ ऑक्साइड ही बनेगा। फ्लोरीन के साथ पॉजिटिव फ्लोरीन है नहीं, तो जनरली ऑक्साइड ही बनेगा। कितना बेटा -2 × 7 हो गया।
इज इक्वल टू चार्ज ऑन इट, चार्ज कितना है -2, तो देखो इधर लिख देता हूं मैं -2, 7 टू जा -14, इधर आएगा तो किधर कितना हो जाएगा +14, चलो लिख देता हूँ, -2 इज इक्वल टू 2x माइनस क्या बेटा 14, तो 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू कितना +6, ये किस में होगा, सीख गए कि नहीं सीख गए ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। आज के क्लास का लेक्चर ही ये था, कैलकुलेशन ऑफ क्या बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या कोई दिक्कत, बोलो ना हाँ या ना, समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल कर लेते हैं, लेक्चर को बाइंड कर लेते हैं। HNO3 H3PO4 H2SO4, बस रूल पढ़े हो, रूल को इम्प्लीमेंटेशन देता हूँ। इसमें रूल किसके लिए नहीं पढ़े हो, नाइट्रोजन, रूल किसके लिए नहीं पढ़े हो, फॉस्फोरस, रूल किसके लिए नहीं पढ़े हो, नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन कितना शो करता है +1, नाइट्रोजन का x प्लस -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 1 प्लस x -5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू प्लस। अब देखो जिसका निगेटिव है इक्वल टू को उधर ले जाते हो तो पॉजिटिव, और जिसका पॉजिटिव है इक्वल टू को उधर ले जाते हो, बोलो। ऑक्सीजन का निगेटिव है इक्वल टू को उधर लाके जोड़ दो, 4 टू जा 8, हाइड्रोजन का +3 उधर जाएगा तो क्या बेटा -3, 8 -3 5, इस केस में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया प्लस। कैसे, क्या समझ में आया, हाइड्रोजन का कितना है +1 के कितने एटम है 3, फॉस्फोरस का कितना पकड़ लिया x प्लस ऑक्सीजन का, अब हमने क्या कहा था इक्वल टू को इधर ले जाकर काम करो, 4 टू जा 8 उधर पकड़ो +8, हाइड्रोजन का +3 उधर ले जाओ -3, तो x इज इक्वल टू क्या आया था 8 -3, सेम यहीं पे ऑक्सीजन का 4 टू जा 8 -8 उधर गया तो +8, हाइड्रोजन का 2 उधर गया तो -2, 8 -2, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट S -2 कितना निकाल लोगे, कोई दिक्कत, दैट्स ऑल अबाउट योर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। समझ में आया, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से हम लोग लेक्चर स्टार्ट करेंगे। पूरा रूल अच्छे से समझना, यही बेस है, अगर ये आपको समझ में आ गया, ये माइंड में आपका सेट हो गया, तो बाकी काम आप इजिली कर सकते हो। मैं फिर से बोलूंगा, लेक्चर ध्यान से सुनना कि मैंने क्या समझाने की कोशिश की है, फिर आंख बंद करके देखना कि तुमने वो समझा या नहीं समझा। अगर समझ में आ जाए तो फिर राइट डाउन करना, अदरवाइज नोट्स लिख करके कोई फायदा नहीं होता। एक बहुत मैं अच्छी बात तुमको बताता हूँ, जो अभी क्योंकि अभी जेईई का फॉर्म आ गया है ना, सिलेबस कंप्लीट है, बच्चों पे सबसे ज़्यादा प्रेशर है कि मार्क्स नहीं आते हैं। मार्क्स क्यों नहीं आते हैं, तो उनसे बात करो तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि सिर्फ पढ़ करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, तो उन लोग का सिलेबस तो कंप्लीट है, तो फिर क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो क्या वैसी पढ़ाई का कोई मतलब हो जिससे सिलेबस कंप्लीट हो और क्वेश्चन ही सॉल्व ना हो, तो फिर क्यों क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये तो बहुत सबसे गंभीर बातें हैं ना। मैं इसी को एक कॉमन एग्जाम्पल से समझाता हूँ, तुम समझने की कोशिश करना। कोई भी मूर्ति, स्टैचू जो होती है, कहाँ से निकलती है, किसी पत्थर से, किसी एक उसी पत्थर से ना अनवांटेड पार्ट को हटा करके तोड़ के एक मूर्तिकार एक खूबसूरत मूर्ति निकलता है। तो जो खूबसूरत मूर्ति जो तुम्हें पसंद आती है वो कहाँ छिपा है, उस पत्थर में। तो सबको एक पत्थर छेनी हथौड़ी दे दो तो क्या वो खूबसूरत मूर्ति बाहर आएगी क्या, इतना तो फिक्स है कि वो मूर्ति जो है वो पत्थर में छुपी है। तो कैसे आती है वो खूबसूरत मूर्ति बाहर, कि पहले जो हथौड़ी और पत्थर चला रहा होता है ना, उसके इमेजिनेशन में आता है कि मूर्ति क्या है। अरे बोलते हैं ना कि हर जगह भगवान है, जैसा तुम्हारा बिलीफ वैसे तुम्हें कर्म के फल मिलते हैं, वैसा तुम्हें उसका आउटपुट मिलता है। और तुम जिस इमेजिनेशन से उस मूर्ति पे पत्थर मारोगे, सॉरी जिस इमेजिनेशन से उस पत्थर पे तुम चोट करोगे, छेनी हथौड़ी का चोट होगा, वो मूर्ति बाहर आएगी। क्या तुम ऐसा कह सकते हो कि उस पत्थर से एक ही ये मूर्ति बाहर आ सकती है, अनेकों प्रकार की मूर्ति बाहर आ सकती है। इस बात से तो सब एग्री करते हो ना। डिपेंड करता है कि तुम्हारा इमेजिनेशन कैसा होता है, तुम उसके अंदर किस मूर्ति को देखते हो। सिमिलरली कंपटीशन भी वही होता है।
पहली चीज है कि चलो तुमने देख लिया कि ये मूर्ति तुम्हें निकालनी है, एक माइंड में इमेजिनेशन होती है। फिर होता है कि तुम उस प्रोसेस को फॉलो करो, और इमेजिनेशन सही और तुम प्रोसेस फॉलो नहीं करते हो, उस स्टेप को फॉलो नहीं करते हो, तुमको लगता है कि उस पत्थर से मूर्ति बाहर आएगी। कई बच्चे, ऐसा नहीं होता है कि जिन बच्चों का रिजल्ट नहीं होता वो बच्चे पढ़ते नहीं है, मैंने कई बच्चों को देखा है रात दिन एक करके पढ़ते हैं, दिवाली का दिए तक नहीं जलाया, सिर्फ पढ़ाई करते रहा। लेकिन तो भी जब एग्जामिनेशन आता है तो उन बच्चों और ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है कि मेरे से क्वेश्चन ही नहीं बनते, मुझे मार्क्स नहीं आते हैं। तो एक काम उसका हो रहा है कि उसके अंदर इमेजिनेशन तो क्रिएट हो रही है, लेकिन दूसरा काम चूक हो रहा है, प्रोसेस फॉलो नहीं हो रहा है। और मैं बार बार बोलता हूँ, लर्निंग इज ए स्लो प्रोसेस। कई बार तुम क्रैश कोर्स कर लो या फटाफट रिवीजन कर लो, वन शॉट कर लो, फिर तुम्हारा प्रोसेस ही नहीं हो रहा है, फिर तुम जाकर के लास्ट में तुम्हें रोना ही पड़ेगा। अगर आपको सीखना है, आपका विजन क्लियर है, तो आपको प्रोसेस फॉलो करना ही होगा, तभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अगर किसी चीज़ को बनाने में टीचर को 4 घंटे बोलना पड़ता है तो टीचर बेवकूफ़ थोड़ी ना होगा। फिर मैं भी दो दो एग्जाम्पल करा करके कर दूँ, लेकिन आपको इतना यकीन आ रहा होगा कि आपके माइंड में पिक्चर सेट हुआ कि क्यों ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऐसा होता है। अब 2 लाइन पढ़ा के अगर काम हो जाता तो मैं पागल थोड़ी ना हो कि मैं आपको इतने रूल पढ़ा दिए। और कभी भी सिलेबस क्या है ना, वो बच्चों के अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है कि टीचर को कितने एग्जाम्पल कराना है, टीचर को कितना पढ़ाना है। अगर 2 एग्जाम्पल में बच्चे आगे बढ़ सकता है तो टीचर को 2 एग्जाम्पल कराना चाहिए। बिना बच्चों से मिले, बच्चों की परिस्थिति को जाने, हम ये कह नहीं सकते कि कितना पढ़ा करके किससे हो जाएगा, वो तो डिपेंड करता है, एग्जाम बच्चों को देना। तो पहला होता है एक मूर्ति कलाकार के जैसे कि उस पत्थर के देख करके इमेजिनेशन करना कि किस मूर्ति को बाहर निकालना है। वो मूर्ति किसी इंसान का भी हो सकता है, भगवान का भी हो सकता है, जेंडर वाइज मेल फीमेल भी हो सकता है, सब तो उसी पत्थर में दबा हुआ है। फिर उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोसेस को फॉलो करना। और मोस्टली बच्चे यही चूक करते हैं, यही सबसे बड़ा स्यापा उनके जीवन में होता है, और इसलिए बच्चे निराश होते हैं। तो कोई बच्चा सिस्टमेटिक एक चैप्टर पे मेरी बात मान करके देख ले, अगर उससे क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो फिर आई एम रिस्पॉन्सिबल, मैं उसकी हार की जिम्मेदारी लूंगा। सीखने का बनने का कोई शॉर्टकट है ही नहीं, इस बात को तो गांठ बांध दो। अगर आपको कोई ट्रिक दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपका वक्त फ्यूचर बर्बाद कर रहा है। आप प्रोसेस को फॉलो करें, टीचर की कही हुई बातें, टीचर के स्टेप को फॉलो करें, डेफिनेटली आप उस काबिल होंगे कि क्वेश्चन को करेक्ट कर पाएंगे। मेरी बातों से एग्री करते हो? तुम्हें लग रहा है? और यही सबसे बड़ी गलती है जहाँ पे बच्चे मेहनत करके 2-2 साल मेहनत करके बच्चों को रिजल्ट नहीं लगता है। बच्चे समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ हुआ क्या। और ये सबसे बड़ा लूप लूप होल है जहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, लैग कर जाते हैं। कुछ कई बच्चों का इमेजिनेशन क्लियर नहीं होता है, कई का इमेजिनेशन क्लियर है तो प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं, और अंत में चाहते हैं खूबसूरत मूर्ति हाथ लगे, रिजल्ट अच्छा है, हो सकता है क्या? तो आप समझ कर, मैं बार बार बोलता हूँ, नोट्स लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप समझ करके लिखो। और जिस चीज को पढ़ाने में जितने घंटे दिए जाते हैं टीचर को देना ही चाहिए। बच्चों के सहूलियत के लिए टीचिंग नहीं होता है, सिलेबस को आसान करने के लिए टीचिंग होता है। जिस एग्जाम को, जिस लेवल को आपको एग्जाम देना है, उस चीजों को इजी करना टीचर का काम होता है। बच्चों को कंफर्ट में लाना टीचर का काम नहीं होता है, काम चोरी कराना टीचर का काम थोड़ी ना है। क्लियर है? तो आप इस काम को डेफिनेटली समझ करके करें बेटा, आप लोग ऐसा कोई गलती ना करें जिससे आपको निराश होना पड़े। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू।